आज के एपिसोड में हम अकरेंस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब भी कोई एफआईआर होगी तो सेक्शन 157 मैंडेटरी ये कहता है कि उस एफआईआर की एक कॉपी, जिसको हम अकरेंस रिपोर्ट बोलते हैं, वो अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को फोर्थविथ देनी है, मतलब जल्द से जल्द देनी है। तो वो क्यों दी जाती है, उसका पर्पस क्या है, अगर डिले हो जाए तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर्स हैं उस रिपोर्ट को लेके, वो रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, क्या वो डायरेक्ट दी जाएगी या किसी ऑफिसर के माध्यम से दी जाएगी, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम इस एपिसोड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकरेंस रिपोर्ट। जैसा मैंने आपको बोला, अकरेंस रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट सेंट बाय द पुलिस ऑफिसर टू द मजिस्ट्रेट आफ्टर रिकॉर्डिंग एन एफआईआर। एफआईआर रिकॉर्ड करने के बाद जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को भेजेगा, और उस रिपोर्ट में क्या होगा, इन सच रिपोर्ट ही डिक्लेयर्स एज टू वेदर ही विल इन्वेस्टिगेट द केस और नॉट। वो इस रिपोर्ट के माध्यम से मजिस्ट्रेट को ये बता रहा है कि भैया मैं इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करूंगा या नहीं करूंगा। तो देखा जाए तो रिपोर्ट इज बेसिकली द कॉपी ऑफ द एफआईआर विद द इंडोर्समेंट रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो क्या है अकरेंस रिपोर्ट? अकरेंस रिपोर्ट एफआईआर की कॉपी प्लस एन इंडोर्समेंट कि आई एम इन्वेस्टिगेटिंग और आई एम नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, एंड दिस अकरेंस रिपोर्ट इज सेंट बाय द पीओ टू द मजिस्ट्रेट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो एफआईआर होने के बाद पुलिस ऑफिसर एक कॉपी एफआईआर की मजिस्ट्रेट को भेजेगा, साथ में ये इंडोर्समेंट भेजेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस मामले में या नहीं कर रहा। इसको बोला जाता है अकरेंस रिपोर्ट। इट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 157 दैट इट शैल बी सेंट फोर्थविथ। वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जल्द से जल्द भेजनी है, इमीडिएटली भेजनी है, एंड एज सून एज पॉसिबल भेजनी है। तो आई होप द मीनिंग ऑफ अकरेंस रिपोर्ट इज क्लियर। अब चलते हैं आगे। पर्पस क्या है अकरेंस रिपोर्ट भेजने का? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस तो ये है कि हम मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म रखना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, जो भी to keep the magistrate informed of the investigation of such cognizable offence so as to able to control the investigation and if necessary give appropriate directions under section 159। क्या होगा? ताकि मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म्ड रहे कि भैया क्या चल रहा है, कौन सी एफआईआर आई है, उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर भी रही है, नहीं कर रही या कर रही है, और उसके बाद मजिस्ट्रेट 159 में अगर जरूरत पड़े तो कोई ऑर्डर दे सके। ये 159 का ऑर्डर क्या होता है हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, अकरेंस रिपोर्ट भेजने का पर्पस ये होता है कि मजिस्ट्रेट को सारी इंफॉर्मेशन रहे, कौन सी एफआईआर आई थी, उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है या नहीं कर रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट 159 की पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ऑफिसर को कोई ऑर्डर दे सके। तो पहला पर्पस तो हो गया ये। और दूसरा पर्पस बहुत लॉजिकल है। क्या होता है, कई बार पुलिस एफआईआर में गड़बड़ कर देती है, उसमें कुछ काट छाट कर देती है, एग्जेजरेशन कर देती है, मैनिपुलेटिंग कर देती है। तो अगर एक कॉपी हम मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, अगर मजिस्ट्रेट को हमने जल्द से जल्द एक कॉपी भेज दी, तो पुलिस ऑफिसर उस एफआईआर में कोई भी छाट पीट काट छाट कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो डिफेंस का वकील है वो हमेशा जो मजिस्ट्रेट के पास कॉपी है एफआईआर की और जो कॉपी पुलिस के पास है उसको कंपेयर कर लेगा, और जैसे ही वो कंपेयर करेगा उसे पता चल जाएगा कि यार जो मजिस्ट्रेट के पास कॉपी भेजी थी और जो पुलिस के पास कॉपी है उसमें तो अंतर है। तो यहां पे वो पुलिस की जो काट छाट है, मैनिपुलेशन, वो पकड़ी जा सकती है। जो दूसरा पर्पस है अकरेंस रिपोर्ट भेजने का, वो ये है कि किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन, इंप्रोवाइजिंग एफआईआर में ना हो सके, और अगर हुई भी है तो उसको कंपेयर करके ऑन रिकॉर्ड लाया जा सके। और वो कंपेयर कब होगी? जब एक कॉपी मजिस्ट्रेट के पास होगी और एक कॉपी पुलिस के पास होगी। तो पुलिस वाली कॉपी को मजिस्ट्रेट वाली कॉपी से कंपेयर करेंगे। तो ये मोटे मोटे दो पर्पस हैं अकरेंस रिपोर्ट भेजने का, कि क्यों हम अकरेंस रिपोर्ट भेजते हैं। भैया सिंपल सी बात है ना भाई, एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, फिर हम अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को क्यों भेज रहे हैं? तो मैंने आपको ये दो रीजन बताए जिसके कारण हम अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भी भेजते हैं। अकरेंस रिपोर्ट क्या होता है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, अकरेंस रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जिसके माध्यम से पुलिस एफआईआर की कॉपी प्लस इंडोर्समेंट भेजती है मजिस्ट्रेट को, और उस इंडोर्समेंट में क्या होता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी,
चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि मान लीजिए अकरेंस रिपोर्ट भेजने में पुलिस डिले करते, हम ये बार बार कह रहे हैं कि 4th फेज होना चाहिए, मतलब कि इमीडिएटली पुलिस को एफआईआर रजिस्टर होते ही मजिस्ट्रेट को अकरेंस रिपोर्ट भेजनी है, पर मान लीजिए अकरेंस रिपोर्ट भेजने में डिले हो जाए, तो जैसा हम हर सिचुएशन में पढ़ते आए हैं, हर डिले फैटल नहीं होगा, ओनली द डिले विच इज अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड डिले प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर भी क्या होगा, ट्रायल जो कोर्ट है वो एक्सप्लेनेशन सीख करेगी पीओ से कि भैया आपने लेट क्यों करी, आपकी एफआईआर रजिस्टर हुई है शाम को 5 बजे 2 तारीख को, 2 मई को, लेकिन आपने अकरेंस रिपोर्ट भेजी है भैया 4 मई को, तो ये 2 दिन तक आपने अकरेंस रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी, वाई दिस डिले इज देयर। ठीक है, तो उससे एक्सप्लेनेशन सीख की जाएगी पीओ से। अगर उसकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है तो कोर्ट उस बात से सेटिस्फाई होकर आगे चलेगा, वो फैटल नहीं होगी जो डिले हुआ है। लेकिन अगर वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है, अब भैया कोर्ट को ना थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाना चाहिए, कोर्ट को ऑन गार्ड होने जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति में कोर्ट एडवर्स इन्फ्रेंसेस निकाल सकता है। एडवर्स इन्फ्रेंसेस क्या निकाल सकता है कि भैया कुछ तो गड़बड़ पुलिस ने और इंफॉर्मेंट ने की है। भाई आपको ये बोला गया था कि आप ऑकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, जैसे ही आपके पास एफआईआर आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, आप एफआईआर रिकॉर्ड करो, रजिस्टर करो और अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दो। अगर आप डिले कर रहे हो और डिले का आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, तो क्या होगा, एडवर्स इन्फ्रेंसेस निकाले जा सकते हैं। डाउट हो सकता है ऑथेंटिसिटी ऑफ द एफआईआर, कि एफआईआर ऑथेंटिक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है। सस्पिशन दैट द रिपोर्ट वॉज रिकॉर्डेड मच लेटर, मतलब ये कह रहा है कि अगर रिपोर्ट मच लेटर देन द स्टेटेड डेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट्स, वही वाली बात ये बोल रहा है कि अगर जिस समय तारीख जो आपने बता रखी है शाम को 5 बजे 2/5 ये बोल रहे हैं आप कि आपने एफआईआर रजिस्टर करी, लेकिन आपने अगर अकरेंस रिपोर्ट नहीं भेजी मजिस्ट्रेट को, तो एक सस्पिशन पैदा हो सकता है कि इस समय इन्होंने रिकॉर्ड नहीं की, इन्होंने बाद में रिकॉर्ड की है, इन्होंने 4 तारीख को ही रिकॉर्ड की है एफआईआर, और उसमें पूरा प्लानिंग की है, इंप्रूवमेंट की गई है, डिस्ट्रैक्शंस की हैं, डिस्टॉर्ट किए गए फैक्ट्स को, मैनिपुलेशन की है, तो एफआईआर में पूरी अच्छी तरीके से पुलिस ने गड़बड़ करी है। ये सस्पिशन कोर्ट को हो जाएगा, और इस सस्पिशन के कारण कोर्ट एडवर्स इन्फरेंसेस भी लेगा, और कोर्ट थोड़ा सा कॉशियस भी हो जाएगा कि अब मैं इसको थोड़ा सा संभल के पुलिस की बात पे आगे कार्रवाई करूं। ठीक है, चलिए अब अगली बात पे चलते हैं। आई होप दिस फंडा इज क्लियर कि डिले पे क्या होगा। तो जैसा मैंने बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, डिले है तो एक्सप्लेनेशन सीख किया जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन ठीक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं तो फिर क्या होगा, एडवर्स इन्फ्रेंसेस होंगे, सस्पिशियस रहेगा कोर्ट विल बी ऑन गार्ड, वो इस बात को देखेगा कि जो प्रोसिक्यूशन की बात है, जो एफआईआर की बात है, जो पुलिस की कार्रवाई है, वो फर्जी हो सकती है, तो कोर्ट इस मामले में ध्यान देगा। लेकिन अगर डिले एक्सप्लेन्ड है, भाई बेशक डिले हो गया लेकिन एक पुलिस के पास एक्सप्लेनेशन है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एफआईआर हुई, जैसे ही रजिस्टर करी, पुलिस के पास कॉल आ गया कि शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो जो पुलिस ऑफिसर था वो एकदम बॉम्ब ब्लास्ट साइट पे चला गया, वहां पर राहत देने के लिए, जो लोग थे उनको हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए, इसलिए वो 2 दिन डिले हो गया। तो ठीक है, ये समझ में आता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है भाई, वो इतना बिजी हो गया था, वो भेज ही नहीं पाया अकरेंस रिपोर्ट, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। अदरवाइज अगर हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे डिले का, तो देन इट इज हार्मफुल एंड फैटल फॉर द प्रोसिक्यूशन केस। ठीक है जी, अब हम आते हैं अगली बात पर कि जो अपनी अकरेंस रिपोर्ट है वो कैसे सबमिट की जाएगी। तो सेक्शन 158 इस बात से डील करता है, वो क्लियरली कह रहा है कि जो अकरेंस रिपोर्ट है वो पीओ डायरेक्टली भी दे सकता है मजिस्ट्रेट को, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहें तो वो डायरेक्शन दे सकती हैं कि जो अकरेंस रिपोर्ट है वो पीओ डायरेक्ट ना देकर मजिस्ट्रेट को पहले अपने सीनियर को दे, सीनियर पुलिस ऑफिसर, और सीनियर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को दे। तो इसमें कुछ टेक्निकल बात नहीं है, ये पीटीवीटी में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अपने लीगल प्रैक्टिस के लिए, वैसे अपनी मेंस के लिए या किसी और चीज के लिए इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस या रिलेवेंस नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि 158 में बताया गया है कि ऑकरेंस रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी। तो पहली बात तो भैया पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट दे दे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो डायरेक्शन दे सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं कि भैया पीओ डायरेक्ट नहीं देगा, पीओ किसको भेजेगा, अपने सीनियर को, सीनियर ऑफिसर को। सीनियर ऑफिसर कौन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, और फिर सीनियर मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
और पीओ डायरेक्ट भी भेज सकता है, ठीक है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट टू स्टेट डिफर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ समझने का इसमें है नहीं, सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि पीटी में मान लो 1% आ जाए, आज तक नहीं आया लेकिन स्टिल वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। चलिए अब कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल इशू समझते हैं, और इसमें थोड़ी ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है। चलिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं मजिस्ट्रेट के पास जब उसको अकरेंस रिपोर्ट मिल गई, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद पुलिस ऑफिसर ने अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी, जल्द से जल्द भेज दी, जैसा मैंने आपको बताया। अकरेंस रिपोर्ट में क्या होता है, एफआईआर की कॉपी होती है और साथ में इंडोर्समेंट होती है कि हम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मना कर सकती है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, 2 केसेस में पुलिस कह सकती है कि नहीं हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो वो आप पिछले एपिसोड में देख सकते हैं दोबारा से। तो अब जब अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई है, रीच द मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर्स हैं, मजिस्ट्रेट क्या करे उस अकरेंस रिपोर्ट को, क्या सिर्फ रख ले या उसको कुछ सीआरपीसी ने पावर्स दी गई हैं। अब हम वो चेक करते हैं। तो ऑप्शंस अवेलेबल विद द मजिस्ट्रेट आर द पावर्स प्रोवाइडेड टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 159। तो मैंने कहा कि सीआरपीसी ने उसको कुछ पावर्स दिए हैं, वो पावर्स कहां पर हैं, सेक्शन 159 में वो पावर्स बताई गई हैं कि अकरेंस रिपोर्ट आने के बाद मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट 159 में क्या क्या पावर्स दी गई हैं, पहली पावर दी गई है डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, कि भैया मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को बोले कि आप इन्वेस्टिगेशन करो इस मामले में। किन परिस्थितियों में बोलेगा वो हम अभी 2 मिनट बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि 159 में पावर्स क्या है, इन पावर्स का एप्लीकेशन क्या है वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरा क्या ऑप्शन है कि वो प्रोसीड करे, खुद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ले। जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना बोले लेकिन खुद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ले, ये दूसरा ऑप्शन है। साथ ही इसी ऑप्शन में एक ऑप्शन और है कि वो अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को बोले कि यार तुम इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो और बताओ कि क्या मामला है। और तीसरी पावर है कि वो केस को डिस्पोज ऑफ कर दे, ठीक है। अब ये पावर कौन कौन से मामले में और किस किस तरीके से इस्तेमाल होगी वो हमें पढ़ना है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल रियली लाइक इट, मतलब यू विल रियली अप्रिशिएट द टेक्निकलिटी। तो अभी के लिए इतना समझ, आई होप इट इज क्लियर। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि हमारे पास 159 में 3 पावर हैं। पहली पावर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की, डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। दूसरी पावर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो खुद करे या किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को बोले कि यार तुम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो। और तीसरा डिस्पोज ऑफ द केस। इन पावर्स का कब कब इस्तेमाल होगा, किन परिस्थितियों में इस्तेमाल होगा वो हम आगे देखते हैं। तो देखो अब हमारे पास अकरेंस रिपोर्ट आ गई है, आप मान लीजिए मजिस्ट्रेट हैं और आपके पास अकरेंस रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। अब अकरेंस रिपोर्ट में 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, सिचुएशन 1 जिसको हम बोल रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है कि साहब मैं इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, आई एम इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है जी। एक सेकंड कलर चेंज कर लो। और दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है कि मैं इस केस में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं। ये 2 ही तो पॉसिबिलिटी बनेगी ना। जब भी अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पहुंचेगी पुलिस के द्वारा, तो पुलिस यही 2 चीज करेगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। या तो पुलिस ये कहेगी कि हां जी मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, या पुलिस ये कहेगी कि हां जी मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं। ये 2 ही सिचुएशन बनेगी। तो इन दोनों सिचुएशंस में मजिस्ट्रेट किस तरीके से अपनी 159 की पावर्स का इस्तेमाल करेगा वो हम देखते हैं। तो पहले हम सिचुएशन 1 डील करते हैं। सिचुएशन 1 क्या थी कि पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि साहब मैं इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। अब जब ये अकरेंस रिपोर्ट आई है, जब पुलिस कह रहा है कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, तो मजिस्ट्रेट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वो सिंपली उस अकरेंस रिपोर्ट को केस फाइल में लगा लेगा, बस दैट इज इट। उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि उसको कुछ ऑर्डर पास करने की जरूरत ही नहीं है 159 की। क्यों ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। भाई अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती तो ही तो मजिस्ट्रेट कुछ ऑर्डर पास करेगा ना। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो अच्छी बात है, मजिस्ट्रेट को कुछ ऑर्डर पास करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट नीड नॉट पास एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 159, ही विल सिंपली कीप द अकरेंस रिपोर्ट इन द केस फाइल। हर केस की एक फाइल होती है, उस केस फाइल में अकरेंस रिपोर्ट को लगा दिया जाएगा, मामला खत्म।
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर टेक्निकलिटी आती है। मान लीजिए शुरुआत में पुलिस ने कहा कि जी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अकरेंस रिपोर्ट भेज दी। अब मजिस्ट्रेट साहब ने अकरेंस रिपोर्ट केस फाइल में रख ली, मामला खत्म हो गया। लेकिन आगे चल के लेटर स्टेज पे मजिस्ट्रेट साहब रियलाइज करते हैं, उनका ओपिनियन बनता है कि यार इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपरली नहीं की जा रही, दे आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग इट प्रॉपरली। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो 159 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देंगे या क्या करेंगे? तो इसका आंसर है कि 159 का रोल खत्म। जैसे ही पुलिस ने ये कहा कि हम इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, 159 का रोल खत्म। किसका रोल आ जाएगा? 156(3) का। 156(3) क्या था? मजिस्ट्रेट की पावर है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की, एंड दैट इंक्लूड्स द पावर टू ऑर्डर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे मामले में जब शुरुआत में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो 159 में कुछ नहीं हो सकता है। 159 में कुछ नहीं हो सकता है जो 159 की पावर्स हैं। 156(3) की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को ऑर्डर करेंगे कि भैया तमीज से इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं सिचुएशन 2 पे। सिचुएशन 2 क्या थी? जब पुलिस ऑफिसर अपनी अकरेंस रिपोर्ट में यह बोल रहा है कि साहब हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मजिस्ट्रेट भी सेटिस्फाई है कि नॉन इन्वेस्टिगेशन वाली बात पर। जब पुलिस ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, तो मजिस्ट्रेट कह रहा है ठीक है यार, इसमें मत इन्वेस्टिगेट करो, सेटिस्फाइड है। तो ऐसे मामले को क्या करेगा? मजिस्ट्रेट विल नॉट पास एनी फर्दर ऑर्डर एंड इट विल डिस्पोज ऑफ द केस। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट भी सेटिस्फाई है कि हाँ यार पुलिस ठीक कह रही है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, तो इस मामले को बंद करो, तो कोई भी ऑर्डर पास नहीं होगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन समझिए। मजिस्ट्रेट नॉट सेटिस्फाइड, पुलिस ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे और मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है। और वो जो सेटिस्फेक्शन वो कहां से आया? उसने एफआईआर को पढ़ा, क्योंकि मैंने कहा ना अकरेंस रिपोर्ट में एफआईआर जाएगी। अब जो एफआईआर है उसमें मजिस्ट्रेट ने पढ़ा और एफआईआर पढ़ के ही मजिस्ट्रेट को लग गया कि यार ये तो गलत कर रहे हैं, इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये कौन सा तरीका हुआ? ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जब उस पुलिस को लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मतलब सॉरी मजिस्ट्रेट को लगता है एफआईआर पढ़ के ही कि यार ये पुलिस तो गलत कर रही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? अब मजिस्ट्रेट साहब अपनी 159 की जो पावर थी उसमें वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। क्या करेंगे? डायरेक्शन देंगे पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए जनाब। ऐसे बात नहीं बनेगी। आपने अपनी अकरेंस रिपोर्ट में ये कह दिया मुझे कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते, रीजन बता दिया, लेकिन जब मैंने एफआईआर पढ़ी तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, क्यों नहीं कर रहे? तो मजिस्ट्रेट साहब 159 की पावर का इस्तेमाल करेंगे और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, तो वही बात मैंने नोट्स में लिखी है, देयर शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, द एफआईआर इज सफिशिएंट। एफआईआर जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है मजिस्ट्रेट के इस ओपिनियन के लिए कि हाँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या करेगा? मजिस्ट्रेट विल ऑर्डर द पीओ टू इन्वेस्टिगेट अपॉन विच द पीओ विल बी बाउंड टू इन्वेस्टिगेट। पीओ को फिर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, वो बाउंड होगा। और ये पावर कहां से आ रही है? 159 में। 159 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट जो है अकरेंस रिपोर्ट आने के बाद इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है जी, ये सिचुएशन 2, सेकंड सिचुएशन की दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। अब आते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी पे। मैंने आपको कहा कि एफआईआर को पढ़ा मजिस्ट्रेट ने, पढ़ के ही उसको क्लियर हो गया कि यार ये गड़बड़ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। उसने 159 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दिया। दूसरी सिचुएशन समझिए। एफआईआर पढ़ने से मजिस्ट्रेट को फिर भी डाउट है, एफआईआर पढ़ ली लेकिन वो श्योर नहीं है कि यार इसमें इन्वेस्टिगेशन कराऊं या ना कराऊं, क्या किया जाए? तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं देगा, नो, बिकॉज इज नॉट श्योर। मजिस्ट्रेट क्या करेगा? पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। मैंने कहा था ना 159 में अपने पास क्या क्या पावर थी? अपने पास पावर थी ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, दूसरी पावर क्या थी? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, वो खुद करे या किसी सबऑर्डिनेट से कराए। तो वो जो पावर है वो यहां पर काम आएगी। क्यों काम आएगी? क्योंकि एफआईआर और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं अकरेंस रिपोर्ट में, उससे मजिस्ट्रेट अपना मन नहीं बना पा रहा है, इज नॉट एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन वेदर ही शुड डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और नॉट। तो वो क्या करेगा? वो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि यार मैं पहले ना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेता हूं, ये देखने के लिए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करूं भी या ना करूं, क्या पता पुलिस ही ठीक हो, इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए।
तो इन सच केस मजिस्ट्रेट में आइदर थ्रू हिमसेल्फ और थ्रू सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा लेगा। अब एक चीज आपको समझने की जरूरत है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है ना, ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस इसका पर्पज नहीं है, इसका बहुत छोटा सा पर्पज, इसका पर्पज सिर्फ इतना है कि आप एग्जामिन करके ये बताओ कि भैया इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस मामले में, इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं है। आफ्टर द इंक्वायरी द मजिस्ट्रेट में डिसाइड द इन्वेस्टिगेशन एंड मे ऑर्डर द पीओ टू इन्वेस्टिगेट। अब मान लीजिए देखिए सिंपल करके फिर से बताता हूं, एफआईआर आई, एफआईआर मजिस्ट्रेट ने पढ़ी, अकरेंस रिपोर्ट आई, मतलब उसके पास अकरेंस रिपोर्ट में एफआईआर होगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये सब पढ़ने के बाद मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि पता नहीं यार इसमें मैं इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करूं या नहीं करूं, तो इज नॉट एबल टू फॉर्म द ओपिनियन। तो वो क्या करेंगे, वो 159 की जो अपनी दूसरी पावर थी वो क्या थी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो यार। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, अब इंक्वायरी से क्या होगा, ओपिनियन बन जाएगा क्या, या तो इन्वेस्टिगेशन करो, अगर इन्वेस्टिगेशन करो तो वो 159 में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देंगे, और अगर उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन मत करो तो वही डिस्पोज ऑफ द केस हो जाएगा, खत्म। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने जब इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार मामला तो बनता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना ठीक नहीं इसमें, लेट्स नॉट इन्वेस्टिगेट ऑर्डर। एक काम करते हैं, हम इन्फॉर्मेंट को बुलाते हैं, जिसने भी इंफॉर्मेशन दी थी उसको कंप्लेनेंट भी बोल सकते हैं, और उसको बोलते हैं कि आप ना सेक्शन 200 में कंप्लेंट केस डाल दो। इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन द मजिस्ट्रेट में गेट अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय द इंफॉर्मेंट एंड टेक अप द कंप्लेंट प्रोसीडिंग। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो फिर ये कंप्लेंट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, बिकॉज ये पैरेलल नहीं हो सकती, कंप्लेंट प्रोसीडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन पैरेलली नहीं हो सकती। तो ये भी एक ऑप्शन मजिस्ट्रेट साहब के पास होगा कि भैया वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की बजाय इंफॉर्मेंट को बुलाए और ये कहे कि जनाब आप एक काम करो भैया, आप एक कंप्लेंट फाइल कर दो और हम इसमें कंप्लेंट प्रोसीडिंग चलाते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर 159 की पावर्स और वो किस किस उसमें इस्तेमाल होंगी। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है अपना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 156(3) एंड 159। ये क्यों लॉजिकल सवाल है भैया, क्योंकि 156 में भी हमने मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन की पावर दी है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट 156(3), और 159 में भी हम ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इस पावर में और इस पावर में डिफरेंस क्या है, तो देखिए जो सेक्शन 156(3) है वो ब्रॉडर है एज कंपेयर टू सेक्शन 159। सेक्शन 159 की बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है, वो बहुत एक दायरे में उसका इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ कौन सी स्टेज पे, या चेंज करना पड़ेगा, कौन सी स्टेज पे उसका इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज पे, जब एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और अकरेंस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश की जा चुकी है। सिर्फ इस स्टेज पे, ये चीज होने के बाद 159 की पावर का इस्तेमाल मजिस्ट्रेट कर सकता है। जबकि अगर 156(3) की बात करें, 156(3) तो जनरल पावर है, वो मजिस्ट्रेट कभी भी इस्तेमाल कर सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए और एफआईआर लॉन्च करने के लिए। देयरफॉर सेक्शन 156(3) कैन बी पास्ड इवन बिफोर द एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड। वेरी गुड। देखिए 159 में क्या हो रहा है, एफआईआर लॉन्च होगी, अकरेंस रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद 159 की पावर का इस्तेमाल करते हुए मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। लेकिन जो ये सिर्फ इस स्टेज पे कर सकता है, इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन का मतलब कि ये सिर्फ इस स्टेज पे अप्लाई हो सकती है 159 की पावर। लेकिन 156(3) की पावर क्या है, वो जनरल पावर है, वो आपके एफआईआर होने से पहले भी हो सकती है। मान लीजिए पुलिस एफआईआर नहीं करती तो हम जाते हैं ना 156(3) की पावर का इस्तेमाल करते हुए, मजिस्ट्रेट कहता है कि इसमें एफआईआर रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन करो, तो कौन सी पावर बढ़ी हुई, 156(3) की पावर बढ़ी हुई, क्योंकि इसका तो बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है। इसका तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन कब होगा, जब आप एफआईआर कर चुके हैं और अकरेंस रिपोर्ट आ चुकी है, सिर्फ तब कर सकते हैं। लेकिन 156(3) की पावर का इस्तेमाल आप जनरल पावर है, एफआईआर होने से पहले भी कर सकते हैं। अब दूसरा डिफरेंस समझिए इसमें, एग्रीव्ड पार्टी का क्या रोल है।
देखिए 156(3) में क्या होता है, एग्रीड पार्टी जो है वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगा सकती है कि साहब इसमें ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए। एग्रीड पार्टी से मेरे कहने का मतलब है वो इंफॉर्मेंट भी हो सकता है, वो विक्टिम भी हो सकता है, मतलब वो व्यक्ति जो चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन हो लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। ठीक है, अब वो व्यक्ति क्या कर सकता है, हमने पढ़ा था वो 156(3) में अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर रही है तो 156(3) में मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा सकता है और कह सकता है कि साहब आप प्लीज पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कीजिए। ये कह सकता है जी, बिल्कुल कह सकता है। लेकिन 159 अकरेंस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 रेड विद सेक्शन 159 वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है किस किस के बीच, पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के बीच। उसमें एग्रीड पार्टी या इंफॉर्मेंट का कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं, 157 रेड विद 159 क्या है, अकरेंस रिपोर्ट। और अकरेंस रिपोर्ट क्या है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है किस किस के बीच, पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के बीच। इसमें एग्रीड पार्टी या इंफॉर्मेंट या विक्टिम उसका कोई लेना देना नहीं, उसको तो पता भी नहीं कि रिपोर्ट गई है नहीं गई, उस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है। क्यों, पुलिस को भेजनी है रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को और मजिस्ट्रेट को रिसीव करनी है। तो इंफॉर्मेंट पिक्चर में कहीं पे भी नहीं आता है। ठीक है, तो जब इंफॉर्मेंट पिक्चर में नहीं आता तो सोल प्रोरोगेटिव किसका है, मजिस्ट्रेट का है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे या ना करे। जबकि 156(3) में क्या था, 156(3) में इंफॉर्मेंट का, कंप्लेनेंट का पूरा रोल होता है, वो मजिस्ट्रेट से एप्लीकेशन लगा सकता है कि साहब आप इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करो। लेकिन 159 में एग्रीड पार्टी का कोई भी रोल नहीं है, वो कोई एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिशन किसका है, मजिस्ट्रेट का। एग्रीड पार्टी बीच में नहीं है, पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के बीच का कम्युनिकेशन है। मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देगा। एग्रीड पार्टी नहीं जा सकती मजिस्ट्रेट के पास कि साहब आप प्लीज इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कीजिए। अगर एग्रीड पार्टी जाना चाहती है तो उसे 156(3) में ही जाना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब एक सवाल बनता है, हुआ क्या कि मजिस्ट्रेट साहब ने 159 में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी, लेकिन जो पीओ साहब हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या 159 में एक और ऑर्डर पास कर सकते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का? इसका जवाब है नहीं कर सकते। ये हमने अभी 10 मिनट पहले भी देखा था। इन सच सिचुएशन सब्सिक्वेंट ऑर्डर फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी पास्ड अंडर सेक्शन 159, वो 156(3) में ही पास हो सकता है। तो एक बार अगर 159 में ऑर्डर पास हो गया तो 159 का काम खत्म। अगर उसके बाद भी पुलिस को लगता है कि यार ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सॉरी पुलिस को नहीं लगता, मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, 156(3) में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे देगा। 159 का रोल खत्म हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर एंड विद दिस वी एंड आर दिस एपिसोड रिगार्डिंग अकरेंस रिपोर्ट। और अकरेंस रिपोर्ट में इससे ज्यादा कुछ और पढ़ने या समझने का नहीं बचता है। आई होप दिस इज ऑल दैट वी नीड टू डू for the purpose of our exam and even for the purpose of legal practice. Thank you.